जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube अध्ययन केंद्र समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समापन बैच के अंतर्गत हम लोग कक्षा 12वीं का गद्य खंड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एक लेख और एक पत्र, जो कि इनका है भगत सिंह के द्वारा है लिखा हुआ। देखिए इनके बारे में क्या समझते हैं। इनका तो देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में इनका एक अहम भूमिका है, जो कि हम लोग को जब भी इतिहास को दोहराएंगे, जब भी इतिहास में जिक्र होगा तो इनका एक नाम अलग ही रहेगा। बात समझ। देखिए, जन्म इनका 28 सितंबर 1907 में हुआ था और 23 मार्च 1931 में शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुआ था। इनको समझना, 3 को था, राजगुरु, भगत सिंह और एक और थे, क्या बोलते उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। 3 थे, जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। उनका बहुत नाम देखिए, समय भूल रहा हूँ। जन्म स्थान इनका बंगाचक, नंबर इतना है, गोगरा ब्रांच, वर्तमान लालपुर है, पाकिस्तान में। उस समय की बात है, समझना, जब एक था आजादी से परिवार। और इनका जो परिवार था, संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी, समझ ना, पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, समझ ना। शिक्षा, उनका प्रभाव, गतिविधियां, पहली गिरफ्तारी कब हुआ था? 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई, समझ ना। कृत्या इनका यही सब है। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, हम लोग संक्षेप में पढ़ रहे हैं ना, समझ ना। आइए, पहले हम लोग पाठ्य पुस्तक को यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग व्याकरण सेक्शन में प्रवेश करेंगे, समझ ना। गद्य खंड पर खत्म होते ही उसको कर दिया जाएगा, बात समझ ना। एक लेख और एक पत्र। देखिए, विद्यार्थी और राजनीति, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों कॉलेजों के नाम एक स्कूलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाले पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। पॉलिटिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं, वैसे होता है जैसे कि सरकारी जो नौकरी करते तो किसी विशेष पार्टी को वे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और नहीं हुए पॉलिटिक्स में। ये सब कुछ कायदे होते हैं हर विभाग का अपने अपना, तो भी नहीं जा सकते नॉमिनेशन चाहे किसी के साथ प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। उस बात पर जिक्र किया गया है। क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात की अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। इन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब ये पढ़कर निकलते हैं
तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। समझ है ना? कहा जाता है कि युवा ही देश की भविष्य को निर्धारित करेंगे कि देश की तरफ ले चलना है, नहीं ले चलना है। समझ है ना? इससे जो परिणाम निकलेगा वह हम खुद ही समझ लेंगे, खुद ही समझ लेना चाहिए, हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना ले। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कैसे बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे जो पढ़ाई हो, मान लीजिए कि कोई पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेगा और पॉलिटिक्स के बारे में, हमारे समाज देश के बारे में नहीं सोचेगा समझेगा, तो ऐसा पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है? बात समझ है ना? तो पढ़ाई करने का मतलब कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आपके किसी विशेष विषय वस्तु पर क्या सोच है, अपनी क्या राय है, उसको व्यक्त करना। समझ है ना? और सहमति आपकी किस बात पर है और सहमत किस बात से हैं आप, उसका एक मतलब क्या बोलते हैं, वास्तविक कारणों का विवरण करना। ये एक पढ़ाई का मतलब एक सात्विक पढ़ाई का अंग माना जाता है, अन्यथा लगता है कि व्यर्थ ही पढ़ा गया है। समझ है ना? बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपेटेनियन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। देखिए, हम तीनों का नाम भूल रहे थे ना, राजगुरु, सतदेव, और एक राजगुरु गुरु हो गया, एक सुखदेव और भगत सिंह, यही लोग का नाम था। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोपोट की इनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहा टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम ब्लेवेसिक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता। अब उन बेचारों विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना? ऐसी स्थिति में नौजवान क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वाइसराय का स्वागत करना क्या हुआ? पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं?
कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्म जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? जन्मते हम तो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु हैं, वे पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहे कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सियाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हो और जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के चर्चों के लिए घोंटा न लगाया हो। समझे ना कैसे बात किया जाए, मतलब कैसे से वो हिंदुस्तान देश की आज़ादी के लिए कैसा देशभक्त होना चाहिए, देश सेवा करने वाला, इस तरह का, मतलब जो तन मन धन सब अर्पित कर दे। समझे ना? तो इस तरह की बात इसमें बताया गया है कि भैया कैसे कैसे क्या करना है देश में, और पढ़ाई के क्या मतलब पढ़ाई करने का क्या उद्देश्य है। समझे ना? तो ये सब बताया गया है। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। हाँ भैया चलिए, थोड़ा मौसम बदल रहा है ना, बात समझ ना, अप एंड डाउन हो रहा है। इस वजह से देखिए कभी ठंडा हल्का लग रहा है तो कभी गर्मी लग रहा है। यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हो और जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का परीक्षा के पर्चों के लिए घोंटा न लगाया हो। समझे ना? क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। वे जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दे, वरन बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। समझे ना?
ये है। और सुखदेव के नाम पत्र, ये था भैया लेख था, ये निबंध है। तो निबंध लिखने का एक अलग मतलब तरीका होता है, शैली होता है, बात समझे ना। तो इसको भी हम लोग इसी में कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई क्या है। प्रिय भाई, प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे, वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था, वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणार्थ, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय और मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। तो ये है पत्र लिखने का मतलब, अपना अनुभव बता रहे हैं, किस तरह पढ़ने के बाद उनको लगा, तो वही यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात सनसाही कुटियों में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। समझे ना कि आत्महत्या सही है नहीं है, तो इसको बात बता रहे हैं। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप इसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है, समझे ना, जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। तो वो आत्महत्या के बारे में बताएगा कि नहीं, ये कायरता का निशानी है, तमाम तरह की बात, समझे ना, मतलब किसी भी तरह से आत्महत्या सही नहीं है, समझे ना। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सकते कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की है। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाए। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है कि जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के
लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता। समझने बात बता रहे हैं? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सोचता ही था। समझे ना? उपवास का जो लोग कर लेते हैं या फिर लुका उका खाना वाना खाते हैं, न हमें विचार सोचता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदत के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्र दास की मृत्यु तो स्पृहणीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। समझ है ना? इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनके मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप वर्ण में कहूँगा, हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। आपको याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर वास्तविकता मिलती है, वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियों सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों का जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। अब यह पत्र है तो अपना व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताया जा रहा है। बात समझ ना?
मैं आपको बताता हूँ कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध और पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। जेल का बात कर रहा है कि जेल का क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं। मैंने इस विषय को कुछ साहित्य पढ़ा और जेल जेलें ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। समझ है ना। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों के बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं, उन सब से पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ हैं। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे स्वयं कहते हैं कि हम किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों से सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाले कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। लोग चलकर, समझे ना, लोग चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे?
क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप का औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। समझ ना? तो कुल मिला के मतलब यहाँ पर लास्ट में देखते आते आते वहाँ पर आगे आत्महत्या पर कि ये नहीं हो, अच्छा नहीं रहेगा वगैरह वगैरह, मतलब समझ अपना व्यक्तिगत मतलब विचार को यहाँ पर साझा किया जा रहा है। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे हैं। जिस दिन हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षा युक्त न थी? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ता के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अभी कार्य कर रहे हैं? यदि वाकुनिन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपके ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से ही घृणा करते थे।
आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यही यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकतावादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। समझ ना, ये बात बता रहे हैं लेखक। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। समझे ना, आत्महत्या का जिक्र किया जा रहा है कि सही है अथवा गलत है। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। समझ ना, आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। समझ ना, मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्वक और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए, तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट
या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। बात समझ ना कि मतलब देश के मतलब भाग्य का निर्माण हो रहा है तो व्यक्तिगत अपनी भाग्य को अंदाज कर देना चाहिए, समझ ना। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं। अवगत मतलब जानते हैं, भली बात है। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांतिकारी के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्न से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और समाधान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों में कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। मतलब समझे ना, अपना एक पत्र था, एक लेख था, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। कुल मिला के यहाँ इसमें पत्र में जो है कि आत्महत्या और देश की सेवा करने के बारे में बताया गया कि कैसे होना चाहिए, और लेख में जो है कि पॉलिटिक्स के बारे में, समझ है ना। तो मैं समझता हूँ, देखिए इससे कभी कभी आ जाता है ना प्रश्न, इसको एक बार लोग पिछले वर्षों का प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, समझ है ना, जिससे कि आपको पता चले, समझ है ना। स्पृहणीय जिसकी कामना की जाए, फलीभूत, सफल, निष्कर्ष प्राप्त, सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त, नितांत, बिल्कुल, पारितोषिक, पुरस्कार, फानी, विलुप्त हो जाने वाली, समझ है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।